नमस्कार रेल साथियों, आप देख रहे हैं BR क्लासेस फॉर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और साथियों, इस वीडियो में ले रहे हैं हम ईस्टर्न रेलवे का WLI का पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 10 राजभाषा के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। राजभाषा के जो प्रश्न थे 10, उनका हम वीडियो बना चुके हैं। और इस पार्ट में जो लेंगे हम, वो प्रश्न संख्या 1 से 50 तक लेंगे। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 50 तक हम लेंगे, उनसे आपको अवगत कराएंगे कि WLI जो ईस्टर्न रेलवे का पेपर है, उसके कैसे प्रश्न उसमें आए हैं। ईस्टर्न रेलवे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये पर्सनल ब्रांच हेडक्वार्टर क्वेश्चन पेपर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर लेवल 6 अगेंस्ट 35% कोटा थ्रू जनरल सिलेक्शन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंटल ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर। और ये कंडक्ट जो हुआ था 30 अप्रैल 2022 को हुआ था। लेटेस्ट पेपर है, समय का 2 घंटे का है, फुल मार्क्स एंड ग्रेड है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का होता है, ये आप सभी जानते हैं। 1/3 थर्ड नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसमें। और ये स्क्रीन आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये हर वीडियो में मैं पढ़ता रहता हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं। वही जो सभी वीडियो में जो होते हैं इंस्ट्रक्शन, वही इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए हम सीधे आंसर पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है साथियों, फर्स्ट प्रश्न है। यहाँ पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच एन एम्प्लॉय मस्ट वर्क अंडर ए सुपरवाइजर कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर जनरेशन ऑफ APR। तो साथियों, यहाँ पे जो APR की फुल फॉर्म होगी वो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होगी। और पहले इसको ACR के नाम से जाना जाता था। ACR के नाम से जाना जाता था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और ये 1/9/2008 के बाद 1/9/2008 के बाद इसको APR के रूप में जाने लग गया है। APR के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका जो बेंचमार्क जो वेरी गुड है, वो दिया गया है आपके 25 जुलाई और 2016 से दिया गया है। उस समय 7 पे कमीशन आपका आ गया था। इतनी सी जानकारी और यहाँ एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है आपको, और आपको ध्यान भी होगी। तो उसी के मैटर में ये संबंधित प्रश्न है। तो APR उत्पन्न करने के लिए कर्मचारी को पर्यवेक्षक नियंत्रण अधिकारी के अधीन काम करने की न्यूनतम अवधि क्या है। तो APR भरने के लिए आपको किसी पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर या जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उसके अंडर कम से कम 3 महीने आपका वहां वर्क करना जरूरी है। अगर आप उसके अंडर 3 महीने वर्क करते हैं तो ये वित्तीय वर्ष में भरी जाती है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है, आपके वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मई यानी कि कम से कम आप उस कंट्रोलिंग ऑफिसर और कम से कम 3 महीने उसके अंडर, जो लास्ट में मान लीजिए जैसे जनवरी फरवरी मार्च है, वो 3 महीने उसके कम से कम लास्ट में आप अंडर काम किए रहते हैं, जब आपके ओवर रहेगी। मान लीजिए कोई पर्यवेक्षक अगर मार्च के महीने में आया है, तो उसके अंडर आपने 1 महीना ही काम किया है, तो उस स्थिति में वो नहीं भर पाएगा। तो यहाँ स्थिति जो 3 महीने के लिए है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 3 महीने है। किसी भी आपका जो शॉप इंचार्ज है या जिस इंचार्ज के अंडर हम काम करते हैं, सुपरवाइजर जो होता है, उसके अंडर 3 महीने, या जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके लिए 3 महीने का यहाँ
होना जरूरी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न जो पूछ रहा है इसी से संबंधित है। द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट शुड बी रिवाइड एंड काउंटर सिग्न बाय रिव्यू अथॉरिटी ऑर्डिनरी विथ इन डेज पूछा है, कितने डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट फ्रॉम द रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी जो गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षाक्षित किया जाना चाहिए आमतौर पर रिपोर्टिंग प्राधिकारी से प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर। तो यहाँ 30 दिन आ जाएगा साथ में, 1 महीना के लिए टाइम होता है, उसमें 1 महीने का टाइम होता है। तो आमतौर पर रिपोर्टिंग प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ये काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 30 डेज होगा। यहाँ 30 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये ठीक है। नेक्स्ट है, कंपनसेशन नेट अपॉइंटमेंट, अनुकंपा नियुक्ति शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, अनुकंपा नियुक्ति किसके आधार पर की जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है फैमिली डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपायर्ड एम्प्लॉय, यानी मृत कर्मचारी की पारिवारिक घोषणा। तो यहाँ जो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा, फाइनेंशियल डिफिकल्ट्स फेस्ड बाय द फैमिली ऑफ एक्सपायर्ड एम्प्लॉय, मृत कर्मचारी के परिवार के सामने वित्तीय कठिनाइयों का सामना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो तीसरा है, रिक्वायर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ये सुटेबल रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपायर्ड एम्प्लॉय, मृत कर्मचारी के उपयुक्त प्रतिस्थापन के लिए प्रशासन की आवश्यकता, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका बनता है वो ए बनता है और बी बनता है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ ए और बी इस प्रश्न में यहाँ दोनों राइट बनते हैं। तो ए और बी के हिसाब से ए एंड बी, ए और बी, इसका जो तीसरे का आंसर हो जाएगा वो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 4 है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देख लेते हैं, कथनों को पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु आर applying for OBC community based reservation in railway recruitment should possess the caste certificate from a community which is mentioned in the central list of OBCS। रेलवे भर्ती में ओबीसी समुदाय आधारित आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ओबीसी की केंद्रीय सूची में उल्लेखित समुदाय से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिल्कुल राइट है ऑप्शन ए, मतलब जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट है। दूसरा है, द कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल्ड इन ये स्टेट वेयर हिज हर कास्ट इज नोटिफाइड एज ओबीसी, कास्ट फॉर सेंट्रल लिस्ट, उम्मीदवारों को उस राज्य में अधिवासित होना चाहिए जहां उनकी जाति को केंद्रीय सूची के लिए ओबीसी जाति के रूप में अधिसूचित किया गया। तो ये भी आपका राइट है। तीसरा देख लेते हैं, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव इनकम विच डिक्लेयर देम एज क्रीमिलियर, और ये भी आपका राइट है, क्रीमिलियर डिक्लेयर विच डिक्लेयर देम एज क्रीमिलियर, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ प्रश्न की स्थिति यह है साथियों कि यहाँ पे जो ये प्रश्न है ये आपका एक फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। तो इस आधार पे जो आपका ऑप्शन जो हम चूज करेंगे या जो करना चाहिए वो ओनली फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। तो आपका जो यहाँ ऑप्शन चूज करेंगे वो बी ऑप्शन करेंगे। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन है, while checking the educational qualification of an employee and candidate following should be checked, किसी कर्मचारी उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता की जांच करते समय निम्नलिखित जांच की जानी चाहिए। कौन कौन सी जांच करनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है शिक्षा, यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है
फर्स्ट यहाँ पे तो दिया है, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ, द नेम ऑफ एम्प्लॉइज ओब्लिक कैंडिडेट्स फादर इज सेम ऑन द एजुकेशन सर्टिफिकेट एज इन रेलवे रिकॉर्ड्स ओब्लिक आधार। शिक्षा प्रमाण पत्र पर कर्मचारी उम्मीदवार के पिता का नाम वही है जो रेलवे रिकॉर्ड आधार में, बिल्कुल यह भी आपका सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड यहाँ पे जो दिया है वो देख लेते हैं। थर्ड, द एम्प्लॉय कैंडिडेट इज लिविंग इन सेम एरिया एज द एजुकेशन। कर्मचारी या उम्मीदवार उसी क्षेत्र में रह रहा है जहां शिक्षा संस्थान है, ये कोई जरूरी नहीं, यह कोई जरूरी नहीं। उसी क्षेत्र में रह रहा है जहां शिक्षा संस्थान जरूरी है नहीं है। आप पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए दिल्ली भी जा सकते हैं, तो पढ़ाई के लिए इंडिया लेवल पे आप कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी जा सकते हैं, विदेश के किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये उम्मीदवार उसी क्षेत्र में। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपके यहाँ रॉन्ग हो जाता है। चौथा देख लेते हैं, दैट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉय इन रेलवे रिकॉर्ड्स एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट इज सेम। रेलवे रिकॉर्ड और शिक्षा प्रमाण पत्र में कर्मचारी का जन्म तिथि समान हो। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। रेलवे रिकॉर्ड में और शिक्षा के प्रमाण पत्र में जो कर्मचारी की जन्म तिथि हो वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, यहाँ जन्म तिथि अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, तो यहाँ सॉरी वो भी करेक्ट है। तो यहाँ जो आपके राइट ऑप्शन बनते हैं वो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपका गलत है, तो फोर्थ यहाँ राइट बनते हैं। और नेगेटिव आपका जो गलत बनता है वो थर्ड बनता है, गलत बनता है जो आपके थर्ड बनता है। तो यहाँ पूछा क्या है, कौन सा सही है। यहाँ जो अपन ने पूछा है निम्न में से जांच की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए यानी कि कौन सी सही है, मतलब कौन सी जांचें करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बनता है अपना 1, 2 और 4 बनता है। तो 1, 2, 4 आपके ऑप्शन बी ऑप्शन में 1, 2 एंड 4, तो राइट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 6 है और 6 को थोड़ा आपको गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इसमें मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। तो चलिए देख लेते हैं, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ सत्यता की जांच करने के लिए सत्यता की जांच करने के लिए हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं। 3 यहाँ स्टेटमेंट्स हैं, तीनों हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज ए स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए भारत सरकार एक वैधानिक संगठन है। योर फर्स्ट जो आपका फर्स्ट जो वो है स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए सेकंड और चेक कर लेते हैं। इट गिव्स रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ये भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त करता है, बिल्कुल राइट। और जो यहाँ थर्ड है वो भी देख लेते हैं। For any college oblique university degree to be valid for railway employment, the degree issuing university and the course should have recognition of UGC। किसी भी कॉलेज विश्वविद्यालय की डिग्री रेलवे रोजगार के लिए मान्य होने के लिए डिग्री जारी करने वाले विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम को यूजीसी की मान्यता होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। तो यहाँ के जो आपके जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ जो तीनों स्टेटमेंट वह है जो करेक्ट है। इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ये जो करेक्ट कैसे हैं, ये आपके यूजीसी जो एक्ट है, यूजीसी जो एक्ट है, यूजीसी जो एक्ट है, यूजीसी एक्ट सेक्शन 22, यूजीसी एक्ट सेक्शन 22 उसका जो आरबी नंबर लेटर है, आरबी नंबर जो लेटर है वो आपको 50/2016 आपको देखना पड़ेगा।
तो अकॉर्डिंग टू आरबी लेटर नंबर 50/2016। तो ये जो तीनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं और आपका यहाँ जो राइट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ जो छठे का हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न नंबर 6 था। उसके बाद 7वें पे चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, द डॉक्यूमेंट विच शोज द ड्यूटी हॉर्स ऑफ वर्क ए रेलवे सर्वेंट। दस्तावेज जो एक रेल सेवक के काम के घंटे दिखाता है। द डॉक्यूमेंट विच शोज द ड्यूटी हॉर्स ऑफ वर्क ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। दस्तावेज जो एक रेल सेवक के काम के घंटे दिखाता है, वो आपके ड्यूटी रोस्टर में मिलेगा। सीधा सट आंसर ऑप्शन ए। जो काम के घंटे दिखाता है वो ड्यूटी रोस्टर दिखाता है। तो आपका यहाँ आगे पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। यहाँ ड्यूटी रोस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 8 नंबर है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ आपको गौर से ध्यान है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, गलत कौन सा है और सही कौन सा है। तो यहाँ पे जो आप आंसर की बात कर रहे हैं 8 नंबर में, गलत के लिए पूछ रहा है। वार्ड्स ऑफ erstwhile group D staff are eligible for compensation net ground appointment in erstwhile group D post only। पूर्ववर्ती ग्रुप डी स्टाफ के बच्चे केवल पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों पर अनुक्रम आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। दूसरा है आपके, वार्ड्स ऑफ गजेटेड ऑफिसर आर नॉट एंटाइटल फॉर कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स। ताजपत्रित अधिकारियों के बच्चे अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं है। ये भी आपका गलत और ये भी आपका गलत। नेक्स्ट है, सीजी अपॉइंटमेंट इज नॉट परमिशिबल इन केस ए कैजुअल लेबर विथ टेम्परेरी स्टेटस डाइज व्हाइल इन सर्विस। अस्थायी स्थिति वाले नियमित श्रमिक की सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में सीजी नियुक्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ अनुमति है, तो ये भी गलत है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से गलत हैं, तो यहाँ तक तीनों गलत हैं, तीनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 2 3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका ए आंसर इज राइट ऑप्शन। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ करेक्ट के लिए पूछ रहा है। यहाँ बात करेक्ट की हो रही है, देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। ब्रांच ऑफिसर इन ए डिवीजन इज competent to give compensation net ground appointment in erstwhile group D post। किसी डिवीजन शाखा में शाखा अधिकारी पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए सक्षम है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगा आपका। दूसरा, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेशन ग्राउंड्स फॉर ए ग्रुप सी पोस्ट इज मैट्रिकुलेशन विथ 50% मार्क्स। ग्रुप सी पद के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता 50% अंकों के साथ मैट्रिक है। यहाँ पे जो 9 नंबर है साथियों, यहाँ पे ये गलत है दूसरा। तीसरा देख लेते हैं, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे एम्प्लॉइज कंपनसेशन नेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट विल बी अवेलेबल अदर ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ। यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो पति या पत्नी में से कोई एक की मृत्यु होने पर अनुकंपा आधार नियुक्ति उपलब्ध होगी, नहीं होगी। ये भी गलत है।
नहीं, ये मृत्यु, एक मिनट साथी, सत्य पूछ रहा, करेक्ट। सत्य करेक्ट। कौन सा कथन सत्य है? ग्रुप सी पदों के लिए अनुपम यादव नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता 50% अंकों के साथ मैट्रिक है। राइट। पति पत्नियों दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो परिवहन में से एक की मृत्यु अनुपम आधार नियुक्ति उपलब्ध होगी। ये भी राइट। किसी डिवीजन में शाखा अधिकारी पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों पर अनुपम आधार पर नियुक्ति देने के लिए सक्षम है। शाखा अधिकारी नहीं, नो, ये गलत और ये सही दोनों। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा साथी। नेक्स्ट नंबर है 10, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, औद्योगिक विवाद, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मीन्स, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा का अर्थ है। एनी रेलवे सर्विस, कोई भी रेल सेवा, ठीक है। एनी पोस्टल टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विस, कोई डाक टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, राइट। एनी सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी ऑफ सैनिटाइजेशन, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की कोई भी व्यवस्था, ये भी करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव राइट। 10वें में डी हो जाएगा। आपके जो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी राइट है, तो जो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉक आउट मीन्स, तालाबंदी का अर्थ क्या है? देखिए साथियों, जो तालाबंदी की जाती है वो नियोक्ता के द्वारा की जाती है। तालाबंदी की जाती है वो नियोक्ता के द्वारा की जाती है। नियोक्ता कौन? कंपनी मालिक, इसने नियुक्त की है, इंडस्ट्री बनाई है, उसके द्वारा की जाती है तालाबंदी। और जो हड़ताल की जाती है, जो हड़ताल की जाती है, जो हड़ताल की जाती है वो करी जाती है कर्मचारियों के द्वारा। हड़ताल करी जाती है वो कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, और तालाबंदी करी जाती है नियोक्ता के द्वारा, यानी कंपनी मालिक के द्वारा। नियोक्ता जिसने इंडस्ट्री बनाई उसके द्वारा। तो नियोक्ता के द्वारा तालाबंदी की जाती है, हड़ताल कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। ये तालाबंदी और हड़ताल में अंतर भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि तालाबंदी का अर्थ क्या है? तो काम का निलंबन, सस्पेंशन ऑन वर्क, बिल्कुल काम का निलंबन होना, यानी ये काम का जो सस्पेंशन वर्क है वो तालाबंदी में आ जाता है। तो यहाँ सही है, राइट। रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम, एक नियोक्ता द्वारा उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या को रोजगार जारी रखने से इनकार। ये भी तालाबंदी में आप ले लेंगे, यानी कि ये भी तालाबंदी का ही अर्थ है। टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ ए पैलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के स्थान का अस्थायी रूप से बंद होना, यह भी तालाबंदी में आएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। 11 में डी, यानी तीनों सही है। तीनों पॉइंट आपके तालाबंदी में आते हैं। तो यहाँ ये जो तीनों पॉइंट आते हैं वो तालाबंदी में आते हैं। तो तालाबंदी का अर्थ सही मायनों में एबीसी तीनों हो जाएंगे, और राइट आंसर आपका यहाँ 11वें में डी हो जाएगा। और यहाँ रिट्रेंचमेंट इंक्लूड्स, छटनी में शामिल है। रिट्रेंचमेंट होता है छटनी, छटनी में शामिल है, यानी कि कौन से पॉइंट आपके ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये कौन से छटनी में शामिल है। आपको एबीसी देखने हैं और डी भी देखना है, चारों ऑप्शन देखना है, इनमें से कौन सा छटनी में शामिल होना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं
छटनी में शामिल कौन कौन है? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर एज पनिशमेंट बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से दंड के रूप में नियुक्त द्वारा सेवा की समाप्ति। बिल्कुल ये छटनी में आ जाएगा आपके। आंसर नहीं नहीं नहीं, ये छटनी में नहीं आएगा, सॉरी। ये टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर एज पनिशमेंट बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से दंड के रूप में नियुक्त द्वारा सेवा की समाप्ति। ये जो दंड के माध्यम से सेवा की समाप्ति की जाती है, ये छटनी में नहीं आती है। कर्मकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन, तो ये तो उसकी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले रहा है, तो ये भी छटनी में नहीं आएगा। तीसरा और पढ़ लेते हैं। टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कमैन एज ए रिजल्ट ऑफ द नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन कॉन्कॉर्ड ऑन इट्स एक्सपायरी, यानी नियोक्ता और संबंधित कामगार के बीच रोजगार अनुबंध की समाप्ति पर उसके नवीनीकरण न होने के परिणाम स्वरूप कामगार की सेवा की समाप्ति। देखिए ये भी उसका जो अनुबंध है, तो अनुबंध समाप्त होते ही उसका उसकी गारंटी हट जाती है, तो उसके नवीकरण न होने पर कामगार की सेवा की समाप्ति, ये भी छटनी में आ जाएगा। तो नहीं, ये छटनी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो एक फिक्स जो अनुबंध होता है, उसका जो फिक्स अनुबंध होता है कि वो समय सीमा होती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, अगर वो अनुबंध की समाप्ति के बाद वो आपको काम से निकालता है, तो ये छटनी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ 12 का हो जाएगा, 12 नंबर का हो जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट है DAR, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, 1 अक्टूबर 1968। इंक्वायरी इज पॉसिबल व्हेन एम्प्लॉइज, कर्मचारी होने पर DAR पूछताछ संभव है। कर्मचारी होने पर DAR पूछताछ संभव है। कैजुअल लेबर से, बिल्कुल 100% राइट, इससे तो पूछा जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। टेम्परेरी स्टेटस एम्प्लॉय, अस्थायी स्थिति कर्मचारी, इससे भी पूछताछ संभव है। नहीं, इससे तो संभव, इससे तो आता ही आता, संभव क्या है, ये तो बिल्कुल आता है, इससे तो कभी भी करी जा सकती है। टेम्परेरी अस्थायी स्थिति में ये भी कभी भी करी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, लेकिन यहाँ शर्त ये दे रहा है कि संभव है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो, अगर आवश्यकता पड़ी डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अनुसार, तो वो एक जो संविदा बेस पे स्टाफ लगा हुआ है, अगर उसको तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अनुसार उससे भी पूछताछ संभव है, यानी कि उसको भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा 12 में। नहीं सविता, 1 मिनट, नहीं सॉरी, ये कैजुअल लेबर से संभव है, अस्थायी स्थिति कर्मचारी से यह भी संभव है, संविदा कर्मचारी से भी कैजुअल लेबर, टेम्परेरी स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अस्थायी स्थित कर्मचारी, नहीं यहाँ ये नहीं, सी नहीं होगा साथियों, यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, 13 में बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 13 में जो आपका आंसर होगा वो बी आंसर राइट होगा, टेम्परेरी स्टेटस एम्प्लॉय। 13 में बी आंसर इज राइट।
चलिए 14 नंबर का देख लेते हैं। फॉर सिलेक्शन टू द पे लेवल एंड अबव द सिलेक्शन बोर्ड शुड कॉन्सिस्ट ऑफ जेए ग्रेड ऑफिसर्स। वेतन स्तर और उससे ऊपर के चयन के लिए चयन बोर्ड में जेए ग्रेड अधिकारी शामिल होने चाहिए। तो पे लेवल 2 और पे लेवल 6, पे लेवल 6, पे लेवल 7, पे लेवल, ये तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी। और सिलेक्शन फॉर पे लेवल एंड अबव द सिलेक्शन बोर्ड शुड नॉट बी जे ग्रेड। वेतन स्तर चयन के लिए बोर्ड में जे ग्रेड अधिकारी शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा पे लेवल 6 for selection to pay level and above the selection board should consist of जे ग्रेड ऑफिसर। वेतन स्तर और उससे ऊपर के चयन के लिए चयन बोर्ड में जे ग्रेड अधिकारी शामिल होने चाहिए। तो पे लेवल 7 एंड वेतन स्तर 7। बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट। चलिए प्रश्न नंबर 15। persons with benchmark disabilities get following रिलेक्शंस ड्यूरिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा के दौरान निम्नलिखित छूट मिलती है। क्या छूट मिलती है? टाइपिंग टेस्ट से छूट, टाइपिंग टेस्ट में छूट विकलांग व्यक्तियों को, प्रतिपूरक समय स्क्राइब कर की सहायता, हेल्प ऑफ स्क्राइबर, कंपनसेंसी टाइम और एक्सपेंशन फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट। तीनों सही है तो उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16 है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन रेलवे इज मेंशन्ड अंडर कंडक्ट रूल। रेलवे में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक का उल्लेख आचरण नियम के। तो ये तो मैं कई बार बताता जी साथियों, थर्ड सी आएगा इसमें, थर्ड सी आएगा, थर्ड सी जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इज ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 है। इन द फ्लोइंग प्रमोशन प्रोसेस सीनियरिटी ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट मैटर। निम्नलिखित पदोन्नति प्रक्रिया में कर्मचारी की वरिष्ठता कोई मायने नहीं रखती। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो सिलेक्शन चयन, सूटेबिलिटी उपयुक्तता और जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित पदोन्नति प्रक्रिया में कर्मचारी की वरिष्ठता कोई मायने नहीं रखती। तो जीडीसी में कोई मायने नहीं रखती। प्रश्न संख्या है 18 है। मैटरनिटी लीव इज पॉसिबल अप टू चिल्ड्रन। मातृत्व अवकाश बच्चों तक की अनुमति है। तो ये 2 बच्चों तक अनुमति है और ये रेलवे फीमेल एम्प्लॉय को मिलता है और 180 दिन का मिलता है। इसको आप भले ही 6 मंथ बोल सकते हैं, 180 दिन बोल सकते हैं और आपसे कभी वीक में पूछे तो इसको 26 वीक भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो 2 बच्चों के लिए मिलता है, जो मातृत्व अवकाश मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलता है, 2 बच्चों तक मिलता है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19 है। प्रमोशन इंक्लूड्स पदोन्नति में शामिल है, पदोन्नति में शामिल है। प्रमोशन फ्रॉम लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड, निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नति, बिल्कुल राइट। प्रमोशन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, एक वर्ग से दूसरी कक्षा में पदोन्नति, बिल्कुल राइट।
प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नति राइट। तीनों सही है तो आपका आंसर ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये आपके ऑप्शन 19 में बी आंसर इज करेक्ट। चलिए यहाँ एसएलपी की फुल फॉर्म ऑफ एसएलपी इन कोर्ट केसेस, कोर्ट केस में एसएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये स्पेशल लीव पिटीशन होता है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका इसका फुल फॉर्म होती है एसएलपी। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, बेस्ट अमोंग द फेलियर्ड स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर, असफल लोगों में श्रेष्ठ योजना इनके लिए लागू है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, प्रमोशन कोटा, एलडीसी कोटा, जीडीसी कोटा। तो यहाँ जो आंसर है बी इज राइट करेक्ट, प्रमोशन कोटा में ये लागू है। चलिए नेक्स्ट 22, और नियमित मानदेय है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक, जो कभी कभी होता है, ये राइट ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। व्यक्तिगत वेतन नहीं होता है, ये गलत है। उत्कृष्ट ये भी गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो डी भी यहाँ गलत है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो बी। ये क्या है? हारमोनियम क्या है? मानदेय जो किए गए कार्य के पारिश्रमिक रूप में कभी कभी होता है, यानी कभी कभी मिलता है। नेक्स्ट 23 है, इफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव्स ए कोर्ट ऑर्डर ऑफ विच इज एडवर्स टू रेलवे रूल्स एंड प्रोविजन देन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शुड, यदि रेल प्रशासन को न्यायालय का आदेश प्राप्त होता है जो रेलवे के नियमों और प्रावधानों के प्रतिकूल है, तो रेल प्रशासन को माननीय न्यायालयों के आदेश को तत्काल लागू करें, इमीडिएटली इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, माननीय न्यायालयों के आदेश को तत्काल लागू करे। वेट फॉर कॉन्टेम्प्ट केस टू बी फील्ड, अवमानना का मामला दर्ज होने की प्रतीक्षा करे। टेक लीगल ओपिनियन ऑन द मैटर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, मामले पर कानूनी राय ले और उसके अनुसार कार्य करे। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मामले पर कानूनी राय ले और उसके अनुसार कार्य करे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस 24 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एन एम्प्लॉय में डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए कर्मचारी को निलंबित माना जा सकता है? यातायात उल्लंघन के जुर्माने के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया नहीं, पुलिस ने पूछताछ के बुलाया नहीं, 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया तो उसको निलंबित माना जाएगा। यहाँ 48 घंटे का ध्यान रखिएगा साथ में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी है जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, ए सस्पेंशन हैज टू बी रिवाइड विथ इन, निलंबन की समीक्षा की जानी चाहिए। तो आपके निलंबन की जो समीक्षा है वो 3 महीनों में पूरी हो जानी चाहिए, यानी 90 दिन का उसके लिए समय है। तो यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 26 है साथियों, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंपनसेशन नेट अलाउंस अप्लाई टू, अनुकंपा भत्ता निम्न में से किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्त कर्मचारी, वॉलंटरी रिटायरमेंट एम्प्लॉइज, नहीं, एम्प्लॉइज एवेटिंग कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट, अनुकंपाधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारी, नहीं, एम्प्लॉइज डिस्चार्ज ड्यू टू मेडिकल रीजंस, चिकित्सा कारणों से कर्मचारी को छुट्टी दे दी गई, ये भी नहीं, कर्मचारी सेवा से बर्खास्त, ऑप्शन डी इज राइट। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट है। 27 नंबर का प्रश्न है साथियों, एज पर सीवीसी गाइडलाइंस फॉर ये सेंसिटिव पोस्ट
रोटेशनल ट्रांसफर शैल बी डन एवरी ईयर। सीवीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार संवेदनशील पद के लिए रोटेशनल ट्रांसफर हर साल में किया जाएगा। तो रोटेशनल जो ट्रांसफर आपका किया जाएगा वो सीवीसी के दिशा निर्देश के अनुसार 4 साल। यहाँ आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ प्लान हेड की बात हो रही है साथियों 28% में। प्लान हेड 65 इज रिलेटेड टू, योजना सीज 65 का संबंध किससे है? तो ये ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर से है, सीधा सट आंसर। जो प्लान हेड 65 है वो ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर से संबंधित है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, इन केस ऑफ एनी सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट द एम्प्लॉय शुड रिप्रेजेंट फर्स्ट। सेवा संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में कर्मचारी को पहले प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो उस स्थिति में सबसे पहले किसको करना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति को, तत्काल नियंत्रण अधिकारी को, महाप्रबंधक को, रेलवे बोर्ड को। तो यहाँ पे जो आपका 29 का आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, टू इमीडिएट कंट्रोलिंग ऑफिसर, तत्काल जिसके नियंत्रण में आप काम करते हैं, तत्काल नियंत्रण अधिकारी के को सबसे पहले कर्मचारी को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 नंबर का साथी है, 30 नंबर का प्रश्न है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेडिकल डिकेटेगराइजेशन 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 निम्न में से कौन सा चिकित्सा विवरण के लिए सही है? कौन सा सही है? तो मेडिकली डिकेटराइज्ड एम्प्लॉइज हैव टू बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एज फार एज पॉसिबल इन देयर डिपार्टमेंट। चिकित्सीय रूप से अभिकृत कर्मचारियों को जहां तक संभव हो उनके विभाग में वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। बिल्कुल राइट। सेकंड है, until alternate employment is provided the decategorized employee is kept on supernumerary post। जब तक वैकल्पिक रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तब तक अविरत कर्मचारी को अतिरिक्त पदों पर रखा जाता है, ये भी ठीक है। थर्ड में है, ए कमेटी ऑफ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ए मेडिकल ऑफिसर्स हैव टू डिसाइडेड द अल्टरनेट पोस्ट अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉय। एक चिकित्सा अधिकारी सहित अधिकारियों की एक समिति को कर्मचारी के लिए उपलब्ध वैकल्पिक पदों को तय करना। तो ये तीनों ही सही है साथियों, आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑल द ऊपर के सभी सही। तो यहाँ डी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए साथियों, इस पेपर में हम 30 तक किया पढ़ने, और पार्ट हम नेक्स्ट के जो पार्ट में लेंगे वो 31 से लेंगे। प्रश्न 30 तक हम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया 1 से 30 तक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, नमस्कार। और नेक्स्ट पार्ट का करिए इंतजार, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।